वेलकम टू माय चैनल गीता सक्सेस पॉइंट। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो साइंस का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपके बारीकी से, जो ही कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बारीकी से पूछे जाते हैं। ये साइंस का 11वां पार्ट होगा। इससे पहले 10 पार्ट साइंस का डला चुका है, आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न आपके सामने साइंस का वो है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार। इसमें प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, तो सबसे पहले प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और उसमें क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो नियम होता है वो होता है आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होता है तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि इसमें आपतन को पहला नियम हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है यदि वायुदाबी मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत मिल सकता है। मतलब वायुदाब जो मापी होता है वो अचानक तेज़ी से नीचे गिरने लग जाए तो उससे क्या संकेत होता है। इसका होता है कि अत्यधिक तूफान होगा। क्या होगा, अत्यधिक तूफान होगा। और यही जब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम क्या हो जाएगा, साफ रहने का अनुमान रहेगा। ठीक है, और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होने की संभावना रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अत्यधिक तूफान जब अचानक नीचे गिरेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जनित्र हो जाएगा। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है, गैस इंजन की खोज किसने किया था। गैस जो इंजन है उसकी खोज किसने किया था, तो इसको किया था ऑप्शन नंबर डैमलर ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी डैमलर। क्या है, गैस इंजन की खोज डैमलर ने किया था। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मतलब भू स्थिर जो उपग्रह है उसके लिए कौन सा सही नहीं है। तो कहता है कि यह विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है, ये बात सही है। इसकी समय 24 घंटे होती है। ठीक है, जिससे पृथ्वी को, तो इसकी भी उपग्रह की होती है। यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर रहता नहीं, उपग्रह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ये भी क्या कहता है, घूर्णन करता रहता है पृथ्वी का। तो ये इसका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी पकड़ा रहा है कि सी इसमें गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे डी भी पढ़ लेते हैं। इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, ये भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये क्या होता है, अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर नहीं होता है उपग्रह, ये गलत है, बाकी तीनों सही ऑप्शन। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा जो प्रश्न है वो है मिराज जैसी प्राकृतिक घटना के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को ध्यान दें। जो मिराज जैसी जो प्राकृतिक घटना है तो उसके बारे में किन कथनों पर ध्यान दें, तो ये हो जाएगा, यह एक ऑप्टिकल घटना है जो पानी में भ्रांति पैदा करती है और एक असमान माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम है। ठीक है, बातें सही है, इनमें से कोई भी नहीं। आगे है, यह प्रकाश के प्रवर्तन के कारण होते हैं, सही है। ठीक है, तो वो कहता है कि यह एक ऑप्टिकल घटना है जो पानी में भांति पैदा करती है, यह असमान माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन का परिणाम है। ठीक है, और यह प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन का कारण होते थे, हो जाएगा दोनों। मतलब इसका ए भी होगा और मतलब सी भी होगा, तो आंसर हो जाएगा डी, दोनों हो जाएगा। चलिए आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां जो प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है। वास्तविक जो वस्तु होगा उसका सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन है दर्पण, तो बनाएगा आपको समतल सीधा बनाएगा और अवतल भी सीधा बनाएगा। समतल को तो वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा बनाएगा। लेकिन अवतल में जब वस्तु क्या हो जाता है, ध्रुव और उसके मतलब दर्पण, ध्रुव और कहने का फोकस के मध्य, अगर फोकस के बीच में होगा तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा होता है। तो समतल और अवतल दोनों हो जाएगा। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां जो प्रश्न है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है। वह ताप जिस पर बर्फ और पानी
बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है त्रिक बिंदु। क्या कहा जाता है इसको? त्रिक बिंदु कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिक बिंदु हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा रेक्टिफायर्स की सही अंग है? रेक्टिफायर मतलब क्या? सही अंग कौन सा है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष प्रवाह में वैकल्पिक वेग। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मतलब प्रत्यक्ष प्रवाह में वैकल्पिक वेग हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां जो प्रश्न है, ठोस से द्रव में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब पदार्थ क्या होता है, ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये है गलन कहते हैं। ठीक है, जिसको कहने का अर्थ ठोस गलना चालू करता है उसको गलन बिंदु बोलेंगे, तो इसका हो जाएगा गलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां जो प्रश्न है वो है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? मतलब बिजली के बल्ब में का जो फिलामेंट बनता है वो टंगस्टन का बनता है। क्यों बनता है? तो इसका गलनांक क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अधिक उच्चता पर पिघलता है। इस कारण से क्या होता है, इसमें हम फिलामेंट का उपयोग करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां जो प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका आंसर है डी, रामाफोर्ड ने इसका सबसे पहले दिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रामफोर्ड हो जाएगा। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां जो प्रश्न है, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तो इससे तारे का ताप पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब तारे के रंग से तारे का ताप का पता चलता है। आइए हम लोग 14वां प्रश्न देखते हैं। जब आवृत्ति की ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कहने का अर्थ हुआ, जब आवृत्ति की ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंफ्रासोनिक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके दोलन की अवधि क्या होगी? अगर कोई साधारण लोलक है उसकी लंबाई को आधी कर दी जाए तो उसके दोलन की अवधि क्या होगी? तो गुणक द्वारा घट जाएगी, मतलब दोलन की अवधि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां जो प्रश्न है वो है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? अब भौतिकी में जो है चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो इसका दिया था आइंस्टीन। किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां जो प्रश्न है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? व्यावसायिक जो मोटर होता है उसमें किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? जो किया जाता है विद्युत चुंबक का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, विद्युत चुंबक हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक नहीं है, कौन नहीं है? डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी, कैलोरी जूल। तो डिग्री सेल्सियस ताप का है, बाकी सब ऊष्मा का। किलो कैलोरी भी ऊष्मा का है, कैलोरी भी ऊष्मा का, जूल भी ऊष्मा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां जो प्रश्न हुआ है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? अगर कोई वस्तु को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो उसके अणु में क्या होता है? तो उसके अणु की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके अणुओं की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है वस्तुओं की। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल की बहाव। जल के बहाव को हम किससे मापते हैं? क्यूसेक में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जल का बहाव हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 21वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21वां जो प्रश्न है वो है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता जाता है, क्यों? और कोई व्यक्ति को पहाड़ी पर चढ़ना रहता है तो उसको आगे की ओर झुक करके तब चलना पड़ता है, क्यों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायित्व
बढ़ाए रखने के लिए, स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां जो प्रश्न है वो है ऊर्जा के सभी रूप में अंतः स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के रूप में सभी अंतः स्रोत किसे माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा का सबसे अंतः स्रोत है सूर्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सूर्य हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। कौन सा धातु है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जर्मेनियम। क्या हो जाएगा, जर्मेनियम जो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां जो प्रश्न है वो है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। अब दर्पण की चौड़ाई को हम लोग दर्पण का क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आइए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए द्वारक। आइए 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां जो प्रश्न है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है। अर्धचालक जो चिप है किसकी बनी होती है। तो 25 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है अर्धचालक जो चिप होती है सो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 26वां जो प्रश्न है वो है टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। मतलब टेलीस्कोप का जो आविष्कार है आविष्कारक वो किसे माना जाता है। तो ए गैलीलियो को माना जाता है। किसको, तो गैलीलियो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी गैलीलियो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है मात्रा से संबंधित निम्न से कथनों पर विचार करें। मात्रा से संबंधित निम्न कथन से कौन सा कथन सही है उस पर विचार करना है। तो इसका है तो दोनों स्केल मात्राओं में जिसकी पूरी तरह से एक भी परिमाण दिशा दोनों परिवर्तित नहीं, तो भी नहीं है। वेक्टर वह मात्रा जिसे पूरी तरह से एक परिमाण द्वारा अकेले द्वारा परिवर्तित होते भी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 27 का इनमें से कोई भी नहीं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। प्रक्षेपास्त्र है उसका विकास किसने किया था। तो 28 का जो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने क्या किया था, प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई जो पत्ती उसमें लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी है। वैसे तो एसआई पत्ती में नहीं है, डायोप्टर तो प्रचलित मात्रक है, इसको मीटर यूनिवर्स एसआई मात्रक है, लेकिन इसका यूज किया जाता है एसआई में ही। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग डायोप्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उस तरह इसको हम लोग मीटर यूनिवर्स भी बोलते हैं। मतलब डायोप्टर का मतलब मीटर के पावर -1 हो जाता है। तो एसआई मात्रक ये मीटर यूनिवर्स है, लेकिन हर जगह बुक में आपको डायोप्टर देगा क्योंकि डायोप्टर ज़्यादा प्रचलित मात्रक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का जो नियम है किससे संबंधित है। तो ऐसा है प्लवन के नियम से। किससे, प्लवन के, तो प्लवन के नियम संबंधित। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी प्लवन का नियम, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे साइंस के पार्ट 11 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रहे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पार्ट 12 साइंस के पार्ट 12 के साथ। वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।